जून की तपती दोपहर थी। सूरज की तेज धूप से पूरा आंगन तप रहा था। रसोई में खड़ी वैदेही अकेले ही सबके लिए खाना बना रही थी। तभी दरवाजे के बाहर कार रुकने की आवाज आई। सास कमला देवी खुशी से बोली, अरे लगता है रचना आ गई। हर साल की तरह इस बार भी पूरी गर्मी हमारे साथ बिताएगी। अगले ही पल ननद रचना अपने पति और दोनों बच्चों के साथ घर में दाखिल हुई। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया, लेकिन वैदेही के चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रचना ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर कहा, भाभी, इस बार तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आई हूँ। अब रोज मेरे मन का खाना बनेगा। शाम को पकौड़े भी चाहिए और रात में ठंडी ठंडी कुल्फी भी। इतना कहकर वह हंसने लगी। वैदेही ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या इस बार भी सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर रहेगी? शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। बच्चों की फरमाइशें, रिश्तेदारों का आना जाना और रसोई का सारा काम वैदेही अकेले संभाल रही थी। निखिल ने एक बार पूछा भी, वैदेही, बहुत थक गई हो क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी सी थकान तो है, लेकिन परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी यह बात सुनकर भी किसी ने उसकी थकान पर ध्यान नहीं दिया। रात को जब सब लोग छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी वैदेही रसोई समेट रही थी। तभी पड़ोस की सुधा चाची पानी लेने आई। उन्होंने वैदेही के पसीने से भीगे चेहरे को देखा और धीरे से बोली, बेटी, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी परिवार को यह भी महसूस कराना पड़ता है कि घर अपने आप नहीं चलता। सुधा चाची की बात वैदेही के दिल में उतर गई। उसने उसी रात मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने सोचा, इस बार मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, ना शिकायत करूंगी। बस एक ऐसा करूंगी कि पूरे परिवार को अपने आप समझ आ जाए कि घर चलाने में कितनी मेहनत लगती है। अगली सुबह वैदेही ने जो पहला कदम उठाया, उसे देखकर निखिल भी हैरान रह गया। और जब कमला देवी को उसकी उस छोटी सी योजना का पता चला, तो पूरे घर का माहौल बदलने वाला था। अगली सुबह वैदेही रोज की तरह 4 बजे नहीं उठी। उसने रात में ही रसोई पूरी तरह साफ कर दी थी, सब्जियां फ्रिज में सजा दी थी और एक छोटी सी पर्ची डाइनिंग टेबल पर रख दी थी। उस पर लिखा था, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस घर के सभी सदस्यों से एक छोटा सा सहयोग चाहती हूँ। आज का घर हम सब मिलकर चलाएंगे। सुबह 6 बजे कमला देवी की नींद खुली तो रसोई से चाय की खुशबू नहीं आ रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, वैदेही बहू, चाय बनी कि नहीं? तभी वैदेही मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, माँ जी, आज सोचा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन अकेले नहीं। उसकी बात सुनते ही रचना हंस पड़ी और बोली, अरे भाभी, घर के काम भी कभी बांटकर होते हैं क्या?
तुम तो हर साल आराम से कर लेती थी। वैदेही ने बिना नाराज हुए शांत स्वर में कहा, हाँ दीदी, अब तक करती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी सीख मिले कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ खाना नहीं, बल्कि साथ निभाना भी होता है। उसकी बात सुनकर निखिल ने तुरंत कहा, मैं आज नाश्ता बनाऊंगा। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। कमला देवी ने मजाक में कहा, लगता है बहू ने पहले ही बेटे को अपने पक्ष में कर लिया। थोड़ी देर बाद रचना ने सोचा कि चाय बनाना तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने गैस जलाई, बच्चों ने एक साथ अलग अलग नाश्ते की जिद शुरू कर दी। उधर ससुर महेश प्रसाद अपनी दवा मांग रहे थे। दूध उबलकर बाहर आ गया और प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगी। रचना घबरा गई। उसने पहली बार महसूस किया कि एक ही समय में इतने सारे काम संभालना कितना कठिन होता है। वैदेही बिना कुछ कहे चुपचाप सब संभालने लगी। उसने किसी को डांटा नहीं, ना कोई ताना मारा, बस जहां जरूरत हुई मुस्कुराकर मदद करती रही। यह देखकर सुधा चाची बोली, जिस काम को हम आसान समझते हैं वही सबसे कठिन होता है। घर की रसोई केवल खाना नहीं बनाती, पूरे परिवार को जोड़े रखती है। दोपहर तक रचना पूरी तरह थक चुकी थी। उसने पहली बार वैदेही के पास आकर धीरे से कहा, भाभी सच बताइए, आप हर साल अकेले इतना सब कैसे संभाल लेती थी? मैं तो आधे दिन में ही हार गई। वैदेही ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दीदी, जब अपने लोग साथ खड़े हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। रचना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला पहुंची। उन्हें देखते ही कमला देवी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने घबराकर कहा, अरे ये यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे पर खड़ी वह बुजुर्ग महिला साधारण सूती कपड़े साधारण सूती साड़ी पहने थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। उन्हें देखते ही कमला देवी घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़कर बोली, अरे शारदा दीदी, आपने आने की खबर भी नहीं दी। रचना भी उन्हें देखते ही उनके गले लग गई और बोली, मौसी माँ, इस बार तो आपने हमें चौंका दिया। शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, सोचा गर्मी की छुट्टियों में तुम सब एक साथ मिलोगे तो मैं भी 2 दिन अपने लोगों के बीच बिता लूं। यह कहते हुए उन्होंने पूरे घर पर एक नजर डाली। उनकी नजर सीधे वैदेही पर जाकर ठहर गई, जो रसोई में सबके लिए ठंडा शरबत लेकर आ रही थी। शारदा देवी ने प्यार से पूछा, बेटी, सुबह से काम करते करते थक नहीं गई? वैदेही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थोड़ी सी थकान तो है मौसी माँ, लेकिन जब परिवार साथ हो तो थकान भी अपनी लगती है। उसकी बात सुनकर शारदा देवी मुस्कुरा तो दी, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया कि इस मुस्कान के पीछे कई अनकही बातें छिपी हुई है। दोपहर का भोजन सब लोग साथ बैठकर करने लगे। शारदा देवी ने देखा कि सबके खाने की प्लेट पहले सज चुकी थी, लेकिन वैदेही अभी भी रसोई में खड़ी रोटियां सेक रही थी। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, बहू, पहले तुम आकर बैठो, बाकी रोटियां बाद में बन जाएगी। इससे पहले कि वैदेही कुछ कहती, रचना बोल पड़ी, मौसी माँ,
भाभी तो हमेशा सबसे बाद में खाती है, इन्हें आदत है। शारदा देवी ने रचना की ओर गंभीर नजरों से देखा और शांत स्वर में बोली, बेटी, आदत और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। कई बार घर की बहू अपनी इच्छा से नहीं, परिवार की उम्मीदों के कारण सबसे पीछे रह जाती है। उनकी यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। निखिल ने पहली बार गौर किया कि शादी के 5 वर्षों में उसने कभी वैदेही को सबके साथ बैठकर आराम से खाना खाते नहीं देखा था। वह हमेशा सबसे अंत में ही भोजन करती थी। शाम को वैदेही ने अपनी योजना का दूसरा कदम उठाया। उसने घर के ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा चार्ट लगा दिया जिस पर लिखा था, हमारा परिवार, हमारी जिम्मेदारी। उसके नीचे 7 सदस्यों के नाम लिखे थे और हर नाम के सामने घर का एक एक छोटा काम बांट दिया गया था। चार्ट देखते ही रचना ने हैरानी से पूछा, भाभी, यह सब करने की क्या जरूरत थी? वैदेही मुस्कुराई और बोली, दीदी, आज रात खाना खाने के बाद मैं आपको इसका असली कारण बताऊंगी। शायद उसके बाद इस घर की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। रात का खाना पहली बार बिल्कुल अलग माहौल में बना। निखिल ने सलाद काटा, महेश प्रसाद ने बच्चों को खाना परोसा, रचना ने रोटियां सेकी और कमला देवी ने दाल में तड़का लगाया। वैदेही भी सबके साथ काम करती रही, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कई वर्षों बाद रसोई में हंसी की आवाज गूंज रही थी। भोजन समाप्त होने के बाद सबकी नजरें वैदेही पर टिक गई। रचना मुस्कुराकर बोली, भाभी, अब तो बताइए, इस चार्ट का असली राज क्या है? वैदेही कुछ पल शांत रही, फिर उसने धीरे से एक पुरानी डायरी मेज पर रखी और बोली, यह डायरी मुझे शादी के कुछ दिन बाद अलमारी साफ करते समय मिली थी। पहले मैंने इसे नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ महीने पहले माँ जी की अनुमति लेकर देखी। इसमें किसी और की नहीं, माँ जी की अपनी लिखी बातें हैं। कमला देवी चौंक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मेरी पुरानी डायरी पढ़ी? वैदेही ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी, क्योंकि आपने ही कहा था कि इसमें घर की पुरानी यादें हैं। वैदेही ने डायरी का एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। आज रचना मायके आई है। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक काम करते करते कमर जवाब दे गई, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं बैठी भी या नहीं। शायद घर की बहू की थकान दिखाई नहीं देती। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। रचना हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसे पहली बार पता चला कि जिन परिस्थितियों से आज वैदेही गुजर रही है, कभी उसकी अपनी माँ भी उसी दर्द से गुजरी थी। वैदेही ने डायरी बंद करते हुए कहा, माँ जी, मैंने यह चार्ट किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बनाया। मैंने सिर्फ सोचा कि जो तकलीफ कभी आपको हुई थी, वही आज फिर किसी और बहू को ना सहनी पड़े। अगर परिवार मिलकर काम करे तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। वह वैदेही के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाभी,
मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर साल छुट्टियां मनाने आती रही, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाई कि मेरी छुट्टियां आपकी सबसे कठिन परीक्षा बन जाती थी। इतने में बाहर आंगन से बच्चों की आवाज आई, दादी जल्दी आइए, बाहर कोई बड़ी गाड़ी आई है और उसमें से एक महिला आपके बारे में पूछ रही है। कमला देवी घबराकर उठी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला कौन है और उसका आना इस परिवार की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। आंगन में खड़ी सफेद कार से लगभग 55 वर्ष की एक सुसंस्कृत महिला उतरी। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक पुराना लिफाफा था। कमला देवी उन्हें देखते ही कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। फिर अचानक उनके मुंह से निकला, अरे सुशीला भाभी, आप इतने वर्षों बाद। सुशीला जी मुस्कुराई और बोली, कमला, आज तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ। शायद तुम्हें याद भी ना हो कि लेकिन 25 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी। पूरा परिवार हैरानी से उनकी बातें सुनने लगा। सुशीला जी ने लिफाफा खोलते हुए कहा, जब मैं नई नई बहू बनकर अपने ससुराल आई थी, तब घर का सारा काम अकेले करती थी। एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि बहू घर की नौकरानी नहीं, घर की जिम्मेदारी निभाने वाली सदस्य होती है। काम सबका है, इसलिए हाथ भी सबके बढ़ने चाहिए। उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मैंने अपने परिवार की सोच बदल दी। आज मेरा पूरा परिवार मिलकर घर संभालता है। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भाभी, मैंने दूसरों को तो अच्छी सीख दी, लेकिन समय के साथ मैं खुद उसे भूल गई। वैदेही ने आज मुझे मेरी ही कही हुई बात याद दिला दी। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वैदेही का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैं हर साल छुट्टियों को सिर्फ आराम समझती रही। कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब से मैं मेहमान बनकर नहीं, बेटी बनकर आऊंगी और घर के हर काम में आपका साथ दूंगी। निखिल ने भी सबके सामने कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि पत्नी का सम्मान सिर्फ बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटने से होता है। इतने में वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी एक बात बाकी है। मैं इस चार्ट के पीछे एक छोटा सा नियम भी लिखा है। अगर आप सब उसे मान ले तो यह घर हमेशा खुश रहेगा। सभी ने उत्सुकता से चार्ट को पलटा। पीछे लिखा नियम पढ़ते ही सबकी आंखें नम हो गई। वही नियम आने वाले वर्षों में इस परिवार की पहचान बनने वाला था। चार्ट के पीछे लिखे नियम को पढ़ते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा हो। उस पर लिखा था, इस घर में जो भी रहेगा वह मेहमान नहीं, परिवार का सदस्य होगा और परिवार में किसी एक का नहीं, सबका साथ चलता है। नीचे एक और पंक्ति थी, जिस दिन किसी एक की थाली सबसे आखिर में लगे, उस दिन समझ लेना कि परिवार अभी अधूरा है।
ये शब्द पढ़ते ही कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, आज तूने मुझे मेरी ही गलती का आईना दिखा दिया। मैं हर साल सोचती थी कि बेटी मायके आती है इसलिए उसे आराम मिले, लेकिन मैं यह भूल गई कि मेरी बहू भी किसी की बेटी है। उसके भी सपने हैं, उसकी भी थकान है, उसका भी मन करता होगा कि कोई एक दिन उससे कहे, आज तुम बैठो, हम काम कर लेते हैं। रचना अब तक खुद को रोक नहीं पाई। वह वैदेही के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने भर्राए गले से कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर साल छुट्टियां मनाने आती रही, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाई कि मेरी छुट्टियां आपके लिए सबसे कठिन दिन बन जाती थी। आपने कभी शिकायत नहीं की, कभी ताना नहीं दिया, बस मुस्कुराकर सब सहती रही। आज समझ आया कि त्याग कैसा होता है। वैदेही ने रचना के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, मुझे किसी से शिकायत नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि इस घर में कोई भी यह महसूस ना करे कि घर सिर्फ एक इंसान की मेहनत से चलता है। जब जिम्मेदारियां बांटी जाती है, तभी रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। तभी निखिल आगे आया। उसने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से इस घर का पहला नियम मैं बनाता हूँ। अब कोई भी खाना तब तक नहीं खाएगा जब तक वैदेही हमारे साथ बैठकर पहली रोटी नहीं खाएगी। और हर रविवार घर का पूरा काम हम सब मिलकर करेंगे। इतने में महेश प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सिर्फ रविवार ही क्यों, आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा काम सब करेंगे। तभी इस घर में प्यार भी बढ़ेगा और सम्मान भी। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। पड़ोस की सुधा चाची मिठाई का डिब्बा लेकर अंदर आई और हंसते हुए बोली, लगता है मेरी एक छोटी सी सलाह ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस बदलाव पर एक आखिरी मुहर लगनी बाकी है। सुधा चाची ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और कमला देवी के हाथ में देते हुए कहा, इसे पूरे परिवार के सामने खोलिए। इसके अंदर जो है वह इस घर की नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। पूरा परिवार उत्सुकता से उस डिब्बे को देखने लगा। कमला देवी ने कांपते हाथों से वह छोटा सा डिब्बा खोला। उसके अंदर चांदी की एक सुंदर सी छोटी चाबी रखी थी। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। रचना ने उत्सुक होकर पूछा, सुधा चाची, यह चाबी किसकी है? सुधा चाची मुस्कुराई और बोली, यह किसी अलमारी या तिजोरी की चाबी नहीं है। यह उस विश्वास की चाबी है जो हर घर को खुशहाल बनाती है। वर्षों पहले मेरी सास ने यह चाबी मुझे देते हुए कहा था कि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं रहा, उस दिन यह चाबी उस बहू को दे देना जिसने अपने व्यवहार से पूरे परिवार की सोच बदल दी हो। आज मुझे लगता है कि इस चाबी की असली हकदार वैदेही है। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने यह चाबी वैदेही के हाथ में रखते हुए कहा, बहू, आज से इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
अकेले तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी इज्जत हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुमने शिकायत करके नहीं, अपने संस्कार और धैर्य से हमें बदल दिया। रचना आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, आज मैं भी एक वादा करती हूँ। अगले साल जब गर्मी की छुट्टियों में मायके आऊंगी तो मेहमान बनकर नहीं, माँ पापा की बेटी और भाभी की छोटी बहन बनकर आऊंगी। सुबह की चाय मैं बनाऊंगी, बच्चों का ध्यान मैं रखूंगी और भाभी के साथ मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, आज से हमारे घर का एक नया नियम होगा। हर रविवार पूरा परिवार एक साथ खाना बनाएगा, एक साथ खाएगा और एक साथ रसोई भी समेटेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सीखे कि घर प्यार से चलता है, किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं। कुछ महीनों बाद फिर गर्मी की छुट्टियां आई। रचना इस बार मायके पहुंची तो सीधे रसोई में गई। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, आज आलू मैं छीलती हूँ, आप चाय बनाइए। यह सुनकर वैदेही मुस्कुरा उठी। कमला देवी बरामदे में खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, आज सचमुच मेरा घर बदल गया है। वैदेही ने तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए मुस्कुराकर कहा, रिश्ते तब नहीं बदलते जब लोग बदलते हैं। रिश्ते तब बदलते हैं जब सोच बदलती है। उस दिन के बाद उस घर में ना कोई बहू अकेली काम करती थी और ना ही कोई बेटी सिर्फ आराम करती थी। अब सब मिलकर घर संभालते थे और यही उस परिवार की सबसे बड़ी खुशी बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि परिवार की असली पहचान यह नहीं कि घर में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह है कि जिम्मेदारियां कितने लोग मिलकर निभाते हैं। जहां बहू और बेटी को समान सम्मान मिलता है, वही घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।